अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स a projective techniques is an instrumental that is considered especially sensitive to covered of unconscious aspect of behavior. It permits of encourage a wide variety of subject responses in highly multidimensional and it evoke unusually rich or profuse response data with a minimum of subject awareness. Considering the purpose of the test, further it is very often true that stimulus material presented by the projective test in Ebbinghaus. Interpreters depend upon holistic analysis. The test work for fantasy response that there are no correct or incorrect response to the test. That's a crash culture test research 1961. इट मीन्स ये जो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, कहने का यहाँ मतलब है ये जो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है इसमें जो भी आपके स्टिमुलस होते हैं, जो आइटम्स होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड होंगे और आपकी इस असंरचित या अनस्ट्रक्चर्ड जो आइटम्स होते हैं उनके प्रति जो सब्जेक्ट होता है उसको अनुक्रिया व्यक्त करनी होती है। स्टिमुलस आपका एक ही होगा या आइटम्स एक ही होंगे, वो आइटम आपका अस्पष्ट होगा। उसी अस्पष्ट जो आपका एकांश है या आइटम है, स्टिमुलस है, उस पर जो अनुक्रिया व्यक्त की जाती है पर्सन के द्वारा, हर व्यक्ति उस पर अपनी अलग अलग अनुक्रिया व्यक्त करता है। हर व्यक्ति उस पर अपनी अलग अलग अनुक्रिया व्यक्त करता है। ऐसा क्यों होता है, अब ये जानना ज़रूरी हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे आइटम्स होते हैं या व्यक्ति के सामने जो स्टिमुलस रखा जाता है वो असंरचित है, असंगठित है, अस्पष्ट है। इन सभी सिचुएशन में हर किसी को अलग अलग चीज़ें उसमें समझ में आती हैं और व्यक्ति उसी के प्रति अपनी अनुक्रिया अलग अलग तरीके से करता है। यहाँ पर जो व्यक्ति अनुक्रिया व्यक्त कर रहा है वह अपने शील गुणों के आधार पर व्यक्त कर रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति का जो शील गुण होता है वो अलग होता है। ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है ये काफ़ी पुरानी विधि है, प्राचीनतम विधि है कहें तो, और इसके द्वारा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का मापन है वो काफ़ी वैध तरीके से किया जा सकता है। फ्रांसिस गाल्टन ने भी सुझाव दिया है जिसमें उन्होंने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट की बात की है और उस पर उन्होंने काफ़ी जोर भी दिया है। फ्रांसिस गाल्टन ने वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जिसमें कि कुछ वर्ड दिए जाते हैं और डॉट डॉट डॉट, जैसे मुझे अक्सर उस समय डर लगता है जब, तो मुझे उस समय अक्सर डर लगता है जब, तो यहाँ डॉट डॉट डॉट, इसके बाद जो जगह है वो खाली रहेगा, फिलिंग ब्लैंक्स, तो उसको सब्जेक्ट को दे दिया जाता है, वो अपनी तरफ से उसको फुलफिल करता है। तो इसमें जो सब्जेक्ट इसमें अपनी तरफ से फुलफिल कर रहा है तो वह अपनी ही भावनाओं को लिखता है उसमें, क्योंकि वर्ड्स एसोसिएशन में जो वर्ड्स होंगे आधे दिए जाएंगे आधे नहीं होंगे, तो वहाँ व्यक्ति अपनी तरफ से जो उसमें भर रहा है वो उसकी मानसिक संघर्ष की स्थिति को व्यक्त करता है। और इस वर्ड एसोसिएशन टेस्ट पे फ्रांसिस गार्डन 1879 ने काफ़ी जोर दिया है। उनका कहना है कि इसके द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का परीक्षण आसानी से किया जा सकता है। इसके साथ ही हम बात करेंगे हेनरी मरे।
हेनरी मरे ने भी इसी प्रकार के टेस्ट तैयार किए, लेकिन उसमें कुछ पिक्चर थे, उनके टेस्ट में कुछ पिक्चर थे, जिसमें कि हेनरी मरे की मैं बात करूँ 1935 ने ये जो टेस्ट तैयार किया था, थैमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, TAT, यह एक प्रोजेक्टिव टेस्ट था। उन्होंने भी जो तैयार किया था ये प्रोजेक्टिव टेस्ट था, TAT, थैमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट, जिसमें कई पिक्चर होते थे। कई का मतलब उसके टेस्ट में कुल 31 कार्ड्स थे, 31 कार्ड थे, जिसमें 30 कार्ड्स ऐसे होते थे जिस पर पिक्चर बना हुआ होता था, और जो लास्ट का कार्ड होता था 30 कार्ड के अलावा, 30 कार्ड के अलावा जो लास्ट का कार्ड होता था वो बिल्कुल ब्लैंक होता था। वो पर्सन को दे दिया जाता था, जिसकी पर्सनालिटी का मेजरमेंट करना है उसको दे दिया जाता था, और उसे कहा जाता था कि आप इस पे कोई फिगर मान लीजिए, कोई पिक्चर मान लीजिए, और उससे रिलेटेड आप कहानी लिखिए। तो यहाँ जो पर्सन था जिसका मेजरमेंट पर्सनालिटी का किया जा रहा है, उसको जब ये दिया जाता था तो यहाँ उम्र यौन लिंग के अनुसार जो व्यक्ति होता था उसको 30 कार्ड्स टोटल 31 नहीं दिए जाते थे, 20 कार्ड, अब तो लगभग 10 कार्ड ही दिए जा रहे हैं जो आधुनिक नैदानिक मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन उसमें एक ब्लैंक कार्ड जो रहता था उसको जरूर ऐड किया जाता था। पर्सन को उस पिक्चर को देख करके छोटी छोटी कहानियाँ लिखनी होती थी। कहानियों के एनालिसिस से ये पता चल जाता था कि व्यक्ति की पर्सनालिटी किस प्रकार की है। इससे आपका अचीवमेंट टेस्ट, नीड टेस्ट और पर्सनालिटी की अदर डिजीज से भी रिलेटेड टेस्ट आसानी से किए जा सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो होता है वो काफ़ी वैलिड भी होता है। वैसे अगर हम बात करें प्रोजेक्टिव टेस्ट की, तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुए थे रोशरा। अगर हम प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करें और रोशरा इंगब्लॉट टेस्ट की बात न करें तो पूरी समझिए पूरा टेस्ट अधूरा रह जाएगा। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में सबसे ज़्यादा किसी ने प्रयास किया, सबसे ज़्यादा प्रयास किया गया रोस्ट्रा के द्वारा, रोस्ट्रा इंगब्लॉट टेस्ट जिसमें उन्होंने बनाया था। रोस्ट्रास जो थे वो एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे, और 1921 में उन्होंने एक टेस्ट का निर्माण किया, एक टेस्ट बनाया उन्होंने, जिसे रोस्ट्रा इंकब्लॉट टेस्ट कहा गया। उनके टेस्ट में कुल 10 कार्ड थे, जिसपे कि स्याही के, रंगीन स्याही के जो धब्बे थे वो बने हुए थे। उस पर कोई फिगर क्लियर समझ में नहीं आता, सिर्फ धब्बे बने हुए थे। जब किसी का मेजरमेंट करना होता था पर्सनालिटी का, तो ये कार्ड उस पर्सन को दिखाया जाता था। चूँकि ये धब्बे थे तो जाहिर सी बात है कि इस पे जो चित्र था वो क्या था, असंरचित, अनस्ट्रक्चर्ड था, असंगठित था, असंरचित था, अस्पष्ट था। इस स्थिति में जो ये टेस्ट तैयार किया गया, जो ये टेस्ट तैयार किया गया वो सिर्फ रंगीन स्याही के धब्बे से बना हुआ था। यहाँ पर्सन को देने के बाद पर्सन की पर्सनालिटी का मेजरमेंट करते हैं समय उसकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, फेशियल एक्सप्रेशन था, और उसकी जो रिस्पॉन्स थी, सबको मेजर किया जाता था। इसमें हुआ जो पर्सन था उसके सामने जब ये रखा जाता था, कार्ड दिया जाता था, तो कार्ड को अपनी तरफ से घुमा सकता था, फिरा सकता था, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे, जैसे भी वो उसको देखना चाह रहा है वो देख सकता है। यहाँ पे जो कलर था उसका भी मेजरमेंट किया गया कि ऐसा तो नहीं कि रेड कलर देख करके अदर किसी कलर को देख करके पर्सन को कलर शॉक लग रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन होती थी तो उसका भी मेजरमेंट कर लिया जाता था। तो इससे रोशाइंग ब्लड टेस्ट से मैक्सिमम जो मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट थे उनका मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता था। हाँ, ये बात थी कि ये जो रोशाइंग ब्लड टेस्ट है, थैमेटिक ए परसेप्शन टेस्ट है, स्पेसिफिक मैं रोशाइंग ब्लड टेस्ट की ही बात करूँगी। इसका जो एनालिसिस करना था, मेजरमेंट करना था, वो काफ़ी टफ था, काफ़ी कठिन था। इसके लिए काफ़ी बोले तो एकदम एक्सपर्ट पर्सन की ज़रूरत थी, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो और एक्सपर्ट हो,
वही पर्सन मेज़र कर सकता है, अदर कोई पर्सन मेज़र नहीं कर सकता है। आज के आधुनिक समय में अगर मैं प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करूं, तो जैसे ये काफ़ी लोकप्रिय भी है, आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट काफ़ी लोकप्रिय भी है, और लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो फ्रैंक 1979 को जाता है, सॉरी 1939 को जाता है। फ्रैंक ने जो ये टेस्ट तैयार किया, टेस्ट को काफ़ी लोकप्रिय बनाया, इसमें उनका कहना था कि जो दीपक या परिस्थिति, उद्दीपन या परिस्थिति व्यक्ति को जो दिया जाता है, उस स्थिति में, ऐसे उद्दीपनों को जिस परिस्थिति में व्यक्ति को दिया जाता है, उसकी अनुक्रियाएं जो होती हैं, उस समय अनुक्रिया देते समय व्यक्ति की जो अचेतन की इच्छाएं हैं, जो उसकी त्रुटियां हैं, जो मानसिक संघर्ष है, वह उन्हीं असंरचित उद्दीपकों के प्रति क्या कर देता है, प्रक्षेपित कर देता है। यहाँ कहने का मतलब है कि जब भी हम प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात करते हैं, तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में जो असंरचित, नॉन स्ट्रक्चर्ड जो आपके प्रस्तुत किए जाते हैं उद्दीपक व्यक्ति के सामने, उन असंरचित उद्दीपकों के प्रति जो व्यक्ति होता है, वो अपनी आंतरिक मानसिक संघर्ष को, अपनी अचेतन की इच्छाओं को, अपनी त्रुटियों को उस पे प्रक्षेपित कर देता है, उस पे डाल देता है। और ये जो मानसिक संघर्ष या कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं, जो उस पर डाल देता है, इससे उसे ये फीलिंग आती है कि सामने वाले को मैंने नहीं बताया, लेकिन वो उस पर जो असंरचित उद्दीपक है उस पर प्रक्षेपित कर रहा है। तो उसके मेजरमेंट से जो पर्सन है उसकी मानसिक संघर्ष की स्थिति का इन टेस्ट से पता लगाया जा सकता है। यानी प्रोजेक्टिव टेक्निक से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी की मानसिक संघर्ष की स्थिति कैसी है, वो कितना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में है। इन सब का मेजरमेंट जो है वो सिर्फ प्रोजेक्टिव टेक्निक से ही पॉसिबल है। ये उन्होंने ऐसा भी कहा, मैं इंग्लिश की बात करूँगी, जो उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थिति जो कोई खास अनुक्रिया उत्पन्न नहीं करती है, ऐसी परिस्थिति जो खास अनुक्रिया उत्पन्न नहीं करती हो, व्यक्तियों के व्यवहारों का प्रक्षेपण करके उस व्यक्ति के व्यवहार के खास प्रारूप का पता लगाने की विधि जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है। यहाँ कहने का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति जिनमें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं हो रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों का जो व्यवहार है, जो उसका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, वो किसी दूसरे उद्दीपक पर डाल दे रहा है। उसकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है वो दूसरे उद्दीपक पर डाल दे रहा है, और इससे व्यक्ति का जो व्यवहार है उसके प्रारूप का पूरा फिगर पता चल रहा है। तो ये जो वो पता लगाता है, ये जो पता वो लगा रहा है, कौन पता लगा रहा है, यहाँ मेजरमेंट कोई थर्ड पर्सन कर रहा है किसी सब्जेक्ट का। तो व्यक्ति की जो अनुक्रिया होती है उसका मेजरमेंट करके, किसके द्वारा मेजरमेंट करके, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा जो मेजरमेंट किया जा रहा है, इससे मेजरमेंट करके ये पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति के अंदर मानसिक संघर्ष की क्या स्थिति है, उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी त्रुटियाँ क्या हैं। तो यहाँ जब भी हम मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का मेजरमेंट कर लेंगे तो हम उसको उसी टाइप का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। या नीड टेस्ट है, उसकी क्या आवश्यकता है, तो उसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है। और इसकी वजह से किसी पर्सन की जो नीड टेस्ट किया गया और उसकी नीड कंप्लीट नहीं पूरी हो पा रही है, तो उस कंडीशन में भी उस पर्सन को वो आवश्यकताओं की पूर्ति करके, उसकी इच्छाओं की पूर्ति करके किसी स्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर से उसे बचाया जा सकता है। क्योंकि किसी न कारण की वजह से व्यवहार होगा, किसी कारण की वजह से पर्सन एबनॉर्मल होगा, तो उस कारण को हटा दिया जाएगा तो ये पर्सन अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो एक कारण को हटाने में हमारी मदद करता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का यूज हम क्लिनिकल सिचुएशन में और नॉन क्लिनिकल सिचुएशन दोनों में कर सकते हैं। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है इसका यूज हम क्लिनिकल सिचुएशन होगी तब भी वहाँ यूज कर सकते हैं, नॉन क्लिनिकल सिचुएशन होगी तो वहाँ भी हम कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, यह जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, उसके किसी निश्चित शील गुण का ही वो मापन नहीं करता।
ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक कोई उसका ट्रेट्स है, सिर्फ उसी का मेजरमेंट होगा, ऐसा नहीं है। इसके द्वारा, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के द्वारा व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से मापन होता है। इसके संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से मापन होता है। अगर इस टेस्ट को हम यूज़ करते हैं किसी व्यक्ति पे, तो इससे रोगी की जो आकांक्षाएं हैं, सब्जेक्ट की हमारी नीड्स हैं, आवश्यकताएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उसका बोले तो बौद्धिक स्तर है, उसकी क्रिएटिविटी है, उसमें मीन्स कि कितनी मात्रा में क्रिएटिविटी है, उसका जो इंटेलिजेंसी क्वांटिटी है वो कितना है, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, इन सब का मेजरमेंट किया जा सकता है। साथ ही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में ये भी है कि जो भी एकांश होते हैं या जो फिगर होते हैं वो आपके असंरचित होते हैं, उनकी कोई विशेष संरचना नहीं होती, अस्पष्ट होते हैं। तो इस पर जब पर्सन अपना उत्तर देता है या जो रिस्पांस देता है, तो उसको ये पता नहीं होता कि हम जो रिस्पांस दे रहे हैं इससे हमारा मेजरमेंट किया जा सकता है। उसको ये पता नहीं होता कि इससे मेरा मेजरमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो अपने मन में किसी प्रश्न के प्रति किसी प्रकार का जो मनगढ़ंत कहानी है वो नहीं बना पाता, अपने मन से हम कुछ बना करके बता दें। ऐसा वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि सामने उसके जो स्टिमुलस है वो नॉन स्ट्रक्चर्ड है और जिसका कोई संरचना नहीं है, अस्पष्ट है। तो वो ये फील करता है कि हम इस पर अपनी आंतरिक इच्छाओं को, आंतरिक संघर्षों को, आंतरिक अंतर्द्वंद्वों को हम प्रक्षेपित कर दें और सामने वाले को पता नहीं चलेगा। इसमें वो कहानियाँ नहीं बनाता है, बल्कि अपनी ही इच्छाओं को उस उद्दीपक पर उड़ेल देता है, डाल देता है। तो इस तरीके से जो वो डाल देता है, तो उसके एनालिसिस से हमको जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमको बिल्कुल सही प्राप्त होता है, क्योंकि पर्सन को ये पता ही नहीं है, ये समझ ही नहीं पा रहा है वो कि उससे जो पूछा जा रहा है वास्तव में उससे मेरी पर्सनालिटी का मेजरमेंट हो रहा है। तो इसमें कहें तो सब्जेक्टिविटी है जो उसमें काफ़ी अच्छी, और बोले तो इसमें जो व्यक्तित्व है उसमें जो कहाँ व्यक्ति है, इसके मेजरमेंट में, व्यक्तित्व के मापन में जो व्यक्ति है वो अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाता, छिपा नहीं पाता। तो ऐसी कंडीशन में जो इसका वैलिडिटी है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की जो वैलिडिटी है, रियलेबिलिटी है, वो काफ़ी बढ़ जाती है। साथ ही ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है यह कल्चर फ्री कहें तो है, कल्चर फ्री टेस्ट, क्योंकि ये किसी विशेष कल्चर से रिलेटेड नहीं है। साथ ही इसमें भाषाओं का यूज़ कम किया जा रहा है। अगर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट को हम छोड़ दें तो इसमें भाषाओं का यूज़ भी कम ही होता है, क्योंकि ये फिगरल होता है, पिक्चरल होता है। तो यहाँ जहाँ फिगर बना हुआ है, जहाँ पिक्चर बना हुआ है, तो वहाँ उस पर वो अपनी भावनाओं को दे डाल रहा है। इस पर जो अपनी भावनाओं को वो डाल रहा है, ऐसी स्थिति में उसे अपने किसी दूसरे शब्दों का उपयोग नहीं करना है, वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। तो ये किसी कल्चर से या किसी भाषा से बंधा हुआ टेस्ट नहीं है। इससे इसका एरिया ब्रॉड हो जाता है, एरिया इसका ब्रॉड हो जाता है। और ये पर्सनालिटी डायनेमिक्स जो है उसको समझने में काफ़ी इससे मदद भी मिलती है, क्योंकि हर कल्चर के पर्सन का इसमें टेस्ट किया जा सकता है। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए भी ये काफ़ी लाभदायक होता है। कहीं भी हमको कभी अगर कंपैरेटिव स्टडी करनी हुई तो हम दो पर्सन की कंपैरेटिव स्टडी, अदर अदर कल्चर के जो पर्सन है उनकी कंपैरेटिव स्टडी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति अदर कल्चर का है और उस कल्चर से इस कल्चर में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो पर्सन की थिंकिंग है, उसका अगर कंपैरिजन करना होगा तो हम इस टेस्ट को यूज़ करके, इस टेस्ट का मतलब प्रोजेक्टिव टेस्ट को यूज करके हम ये पता कर सकते हैं कि इन दोनों कल्चर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो ये कंपैरेटिव स्टडी से ही पता चल पाता है। और ये कहें कि इस परीक्षण का जो यूज़ है वो देश में भाषा की विभिन्नता के कारण ऐसा नहीं है कि वो बाधक है
ये किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहा है, ऐसा भी नहीं है। साथ ही जो पर्सन होता है उसकी जो अचेतन के संघर्ष होते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं अनकॉन्शियस लेवल पे, क्योंकि पर्सन ऐसा माना जाता है कि पर्सन के अंदर जो अनकॉन्शियस लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसी की वजह से वो डिस्टर्ब होता है, और डिस्टर्ब होने की वजह से ही एब्नॉर्मलिटी आती है। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक से जो अनकॉन्शियस लेवल के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, मेंटल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके बारे में आसानी से जाना जा सकता है। क्योंकि इसमें जो आपके एकांश होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, वो असंरचित होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, तो उस पे जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है, वो अपनी इच्छाओं और संघर्षों को आसानी से प्रोजेक्ट कर देता है, प्रक्षेपित कर देता है, और वो जो आंसर दे रहा है, जो उत्तर वो दे रहा है, उससे आसानी से हमको ये पता चल जाता है एनालिसिस करके कि पर्सन के अंदर की जो इच्छाएं हैं वो क्या हैं, उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो उसकी मात्रा कितनी है, या डिफेंस मैकेनिज्म अगर उसने यूज़ किया है तो कि कहाँ तक यूज किया है। तो कंप्लीट पर्सन की पर्सनालिटी को समझने में अगर बोले तो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स ही मदद करता है। हाँ, ये है कि इसकी जो, अगर हम डीमेरिट्स की बात करें इसकी, तो इसका जो आंसर पर्सन दे रहा है, सब्जेक्ट जो आंसर दे रहा है, उन उत्तरों को पूरी तरीके से, उनके उत्तरों को लिखना, इनकोड करना और उसकी एनालिसिस करना थोड़ा ट्रिपिकल होता है। क्योंकि एनालिसिस में ये देखा गया है कि अलग अलग साइकोलॉजिस्ट जो अलग अलग होते हैं और एक ही पर्सन के जो एकांशों पर प्राप्त उत्तर हैं, उनको अगर दो अलग अलग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों को दिया जा रहा है तो उसका उत्तर भी अलग अलग प्राप्त होता है। यानी इसके डिफरेंसेस जो होते हैं वो दो टेस्ट के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं वो अलग अलग आने लगते हैं। तो यहाँ जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मेज़र किया कर रहे हैं प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को, तो दो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक ही टेस्ट को, एक ही प्रोजेक्टिव, सपोज दैट अगर वो रोस्टा इंकब्लॉट टेस्ट को ही यूज़ कर रहे हैं तो रोस्टा इंकब्लॉट टेस्ट सपोज दैट किसी पर्सन पे अप्लाई कर दिया गया, एडमिनिस्ट्रेट कर दिया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जो हमको उत्तर प्राप्त हुआ है उस व्यक्ति से, उस सब्जेक्ट से, उसको हम जितने साइकोलॉजिस्ट को दे रहे हैं, जितने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को दे रहे हैं, उनके उत्तर हमको अलग अलग मिलते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब है कि पर्सन ने तो आंसर एक ही दिया है, लेकिन जब उसकी एनालिसिस हो रही है तो अलग अलग आंसर आ रहे हैं या अलग अलग हमको प्राप्तांक प्राप्त हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो आत्मनिश्चितता आ जाती है, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट अपने अपने तरीके से, और यही इसकी लिमिटेशन भी हो जाती है। क्योंकि हर चिकित्सक जो है निष्कर्ष पर तो पहुंचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन निष्कर्ष में जब वो उसका एवोल्यूशन में क्लिनिकल इवोल्यूशन हो रहा है तो उसमें आंसर उसका अलग अलग आ रहा है। जो नैदानिक मूल्यांकन किया जा रहा है तो अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त हो रहा है। तो अलग अलग निष्कर्ष प्राप्त होने से हमको ट्रीटमेंट करने में, पर्सन का ट्रीटमेंट करने में कठिनाई का अनुभव होता है, और यही प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की लिमिटेशन भी है। साथ ही अगर हम इसकी रियलिबिलिटी और वैलिडिटी की बात करते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की रियलिबिलिटी और वैलिडिटी की बात करेंगे, तो उसमें जो एम्पिरिकल एविडेंस प्राप्त मिले हैं, एम्पिरिकल एविडेंस मिले हैं, वो आपके संतोषजनक नहीं है। क्योंकि यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, दूसरा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, दोनों ने अलग अलग उत्तर दिए। तो यहाँ इसकी एम्पेरिकल एविडेंस जो होते हैं वो नहीं मिल रहा है। इससे जो कहें कि संतोष प्राप्त हो तो वो कंडीशन नहीं है, जिससे कि मान लिया जाता है कि इसकी वैलिडिटी काफ़ी कम है, लेकिन ऐसा है नहीं। वैलिडिटी तो कम हो जाती है, लेकिन अगर इसकी टेस्टिंग ढंग से की जाए, एक्सपर्ट के द्वारा की जाए, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो एक्सपर्ट पर्सन हो उससे कराया जाए, तो इसकी जो रियलिबिलिटी और वैलिडिटी है वो काफ़ी अच्छी भी पाई गई है। इसमें अधिकतर जो साइकेट्रिक हैं उनका कहना है, क्लिनिकल जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में साइकेट्रिक जो है उनका कहना है कि ये जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है
इसमें जो अनेक प्रकार के जो सूचक प्राप्त किए गए, इंडिकेटर्स जो प्राप्त किए गए हैं, उसमें व्यक्तित्व के शील गुणों के बीच जो होता है प्रत्याशित संबंध होने का कोई सबूत नहीं मिलता। उनको ऐसा लगता है जो हम सोच रहे हैं, जिसकी हमको आशा है, वैसा संबंध नहीं मिल पाता अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक। तो जो साइकेट्रिक का मत है कि हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स अगर यूज करेंगे तो इसमें जो हमको सूचक हैं और व्यक्तित्व को जो शील गुण है, क्योंकि जब भी मेजरमेंट होगा अगर व्यक्तित्व का मापन किया जा रहा है तो वहाँ पे हम शील गुणों की बात ज़रूर करेंगे। तो शील गुणों का जो मेजरमेंट हो रहा है उसके बीच में जो संबंध है उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो साइंटिफिक एविडेंस इसका नहीं है तो इसका मतलब कि इस एविडेंस की अनुपस्थिति है, अब्सेंटी में हम ये नहीं कह सकते कि ये संतोषजनक उत्तर दे सक पा रहा है हमको या ये वैलिड है। इसके आधार पर हम सिद्धांतों की भी अगर बात करें तो सिद्धांतों से संबंधित जो एविडेंस है उनकी भी कमी प्रोजेक्टिव टेक्स्ट में पाई गई है। कुछ नैदानिक मनोवैज्ञानिकों का मत है कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उनके समान प्रोजेक्टिव टेक्स्ट का जो आधार है अर्थपूर्ण और टेस्टेबल नहीं है। लेकिन इसका कोई निष्कर्ष, ठोस निष्कर्ष बोले तो नहीं निकलता है। साथ ही इसके स्टैंडर्डाइजेशन की भी कमी पाई गई है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का जो मानकीकरण किया गया है, स्टैंडर्डाइजेशन किया गया है, उसमें भी साइकोलॉजिस्ट को कमी मिली है। उनका कहना है कि जब भी हम इसकी मानकीकरण करते हैं तो यहाँ आपके जो थ्योरी है, थ्योरी से बेस्ड जो एविडेंस है वो भी नहीं मिल पा रहे हैं, साथ ही साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिल पा रहे हैं, रियलिबिलिटी और वैलिडिटी भी इसकी कम है। तो इस कंडीशन में इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाए? तो इस आधार पे भी कहा जा रहा है कि इसका स्टैंडर्डाइजेशन काफ़ी कम है। इसकी स्टैंडर्डाइजेशन कम होने का कारण सिर्फ इसी को मान लिया जा रहा है कि इसकी रियलिबिलिटी वैलिडिटी कम है और इसमें साइंटिफिक एविडेंस कम मात्रा में है। इसकी ये डीमेरिट्स है, बट इसकी मेरिट्स को अगर देखा जाए तो इसमें मेरिट्स में आधार पे अगर हम देखें तो 0.99 तक इसमें वैलिडिटी और लगभग 0.79 तक इसकी रियलिबिलिटी पाई गई है। अगर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के मेरिट्स की बात करें तो हमको ये मिलता है कि प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के जो आपके एकांश होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, वो असंरचित होते हैं। असंरचित होने के कारण इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का काफ़ी बोले तो गहन अध्ययन किया जा सकता है, उसकी डीप स्टडी की जा सकती है, डीपली मेजरमेंट किया जा सकता है पर्सनालिटी को। इस टेस्ट से जो पर्सन है उसके विचार, अभिवृत्तियाँ, संवेग और उसके शील गुणों का मापन आसानी से किया जा सकता है। यहाँ जो अप्रत्यक्ष रूप से मापन हो रहा है उसका भी मेजरमेंट किया जा सकता है, क्योंकि जो बाह्य शील गुण हमको दिखाई दे रहे हैं उससे हम व्यक्ति के अप्रत्यक्ष रूप से मापन, अप्रत्यक्ष रूप से और पूर्ण रूप से मापन कर सकते हैं, जिससे व्यक्ति के संबंध में जो सही सही जानकारी मिल जाती है तो उसके आधार पे अगर पर्सन किसी अदर डिजीज़ से परेशान है तो उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है या उससे उस रिलेटेड कोई थेरेपी प्रोवाइड कराई जा सकती है। साथ ही इसमें जो आपकी विषय सामग्री है वो अस्पष्ट है, तो इसमें पहले से कुछ निर्धारित नहीं होता कि ऐसा कोई रिस्पॉन्स है जो गलत है या ऐसा कोई रिस्पॉन्स है जो सही है या इस पर अनुक्रिया नहीं देनी है, कुछ भी इसमें गलत या सही नहीं होता। तो इसमें जो रिस्पॉन्स पर्सन दे रहा होता है, इसमें जो रिस्पॉन्स पर्सन दे रहा होता है उससे इसके व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से मेजरमेंट किया जा सकता है, फाइनली मेजरमेंट किया जा सकता है। और कोई रिस्पॉन्स सही है या गलत है इस बारे में उसको पता नहीं होता। तो हर क्वेश्चन का जो आंसर है, जो सब्जेक्ट है हमारा, निसंकोच देता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि जो हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं इससे हमारे पर्सनालिटी के किस पार्ट का मेजरमेंट किया जा रहा है। तो इससे वो जो आंसर है वो निसंकोच देता है। साथ ही संरचित उद्दीपक न होने से, असंरचित उद्दीपक होने से
पर्सन अपने मन में कुछ जोड़कर, घटाकर या कुछ अपने मन से बना करके प्रेजेंट नहीं कर सकता। यानी प्रश्न जो पूछा जा रहा है उसका आंसर वो जैसे दिमाग में आता है वैसे ही देता है। उसमें वो कुछ जोड़ नहीं सकता, घटा नहीं सकता, अपने मन से कुछ बना नहीं सकता। इस कंडीशन में, क्योंकि बनने का उसे मौका ही नहीं मिलता, और साथ ही जो स्टिमुलस है, जो एकांश हैं, वो असंरचित हैं, तो वहाँ पे जब उसे जोड़ने घटाने का मौका नहीं मिलता है तो इससे जो टेस्ट है उसकी रियलिबिलिटी बढ़ जाती है। क्योंकि पर्सन जो भी उत्तर दे रहा है, जिस प्रश्न का भी उत्तर दे रहा है, वो तुरंत दे रहा है। उसके पास समय ही इतना नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने मन से कुछ सोच करके बना करके दे पाए, और उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि वो बनाए तो क्या बनाए, क्योंकि सामने जो उद्दीपक है वो संरचित नहीं है। साथ ही ये जो आपका प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, इससे चेतन और अचेतन दोनों पहलुओं का मेजरमेंट किया जा सकता है। क्योंकि हम चेतन की बात करें तो पर्सन जब भी टेस्ट दे रहा है तो चेतना अवस्था में ही होगा, तभी वो टेस्ट देगा। अचेतन के जो मानसिक संघर्ष हैं, इच्छाएं हैं, अंतर्द्वंद है, उसका भी जो अंतर्द्वंद है, इसे भी वो उस उद्दीपक पर प्रक्षेपित करके दे रहा है, क्योंकि वो उद्दीपक का सहारा ले रहा है। असंरचित उद्दीपक का सहारा लेकर के उसी पर वो अपनी भावनाओं को डाल दे रहा है। तो इससे जो पॉजिटिव टेक्निक्स है, इससे पर्सन की जो चेतन की इच्छाएं हैं, जो अचेतन की इच्छाएं हैं, इन दोनों का मेजरमेंट आसानी से किया जा सकता है। यहाँ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो काफ़ी मनोरंजक भी महसूस होता है, क्योंकि वो कार्ड है या अदर फिगरल है या कोई कहानी लिखनी है या ड्रा पर्सन टेस्ट है, तो इस कंडीशन में उसमें उसे मनोरंजन महसूस होता है। और इस स्थिति में, मनोरंजन होने की स्थिति में, जो व्यक्ति है वो उस टेस्ट पे काफ़ी सपोर्ट करता है, काफ़ी मन लगाता है, और कहे तो वो इस टेस्ट से बोर नहीं होता। हाँ, ये है कि कहानी, अगर टीएटी की बात करें तो अगर हम 31 कार्ड्स किसी एक पर्सन पे यूज़ करेंगे तो बोर होना स्वाभाविक है, लेकिन 31 कार्ड्स कभी भी पूर्ण रूप से किसी भी पर्सन पर यूज़ नहीं किया जाता। हमेशा इसमें से 10 कार्ड होंगे और ये 2 सत्रों में पूरा किया जाता है। किसी एक सत्र में पूरा करने की संभावना इसकी नहीं होती, हमेशा 2 सत्रों में ही पूरा किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो इस जो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स है, जो अदर पर्सनालिटी टेस्ट है, उससे इसमें समय कम लगता है, धन भी इसमें कम लगता है, ज़्यादा खर्च नहीं आता। साथ ही इससे व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से मेजरमेंट किया जा सकता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स का जो व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये विधि ऐसी है कि एक एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से हम मेजरमेंट आसानी से कर सकते हैं और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। हाँ, ये है कि इसका जो स्कोरिंग है, एनालिसिस करना है, वो थोड़ा सा कठिन होता है, वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए हमको जब भी किसी पर्सन की आवश्यकता होगी तो वो पर्सन ऐसा होना चाहिए, वो साइकेट्रिक ऐसा हो या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसा हो जो काफ़ी एक्सपर्ट हो। अगर पर्सन एक्सपर्ट होगा तभी वो मेजरमेंट किया कर सकता है पर्सनालिटी का कम्प्लीटली। और अगर पर्सन एक्सपर्ट नहीं है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट नहीं है तो यहाँ पर जो टेस्ट है उसकी रियलिबिलिटी और वैलिडिटी प्रभावित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की अगर मैं बात करूँ तो इस परीक्षण में जो विश्वसनीयता और वैधता का अनुभविक साक्ष्य मिला है, जो एम्पिरिकल इसका एविडेंस है, वो संतोषजनक नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर जो भी व्यक्ति या जो भी साइकोलॉजिस्ट मेज़र कर रहे होते हैं पर्सन को, तो वो मेजरमेंट के दौरान आत्मनिष्ठ तरीके से, जो उन्हें किसी पर्सन से लगाव हो जाता है, तो लगाव होने के कारण व्यक्ति जो है एक दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं। सपोर्ट करने का मतलब कि पर्सन जो साइकेट्रिक है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो सब्जेक्ट को सपोर्ट करने लगता है, और इस स्थिति में जो उत्तर प्राप्त होता है वो आत्मनिष्ठ तरीके का होता है। ऐसी स्थिति में जो टेस्ट है उसकी रियलिबिलिटी और वैलिडिटी दोनों प्रभावित होने लगती हैं। हम यहाँ बात करें
इसकी इस प्रविधि में जो अनुप्रयुक्ति है वो अधिकांशतः सीमित रहती है, क्योंकि इसमें शोधकर्ता जो है पूर्ण रूप से इसका उपयोग नहीं कर पाता। न करने का कारण है कि इसमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। साथ ही इसका जो मेजरमेंट है, जब भी हम किसी पर्सन पे इस टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब हमें उस की स्कोरिंग करनी है या उस स्कोरिंग की एनालिसिस करनी होती है, तो उसका एनालिसिस करना और स्कोरिंग करना ट्रिपिकल होता है, काफ़ी कठिन होता है। वैसी स्थिति में जो पर्सन होता है आत्मनिष्ठ तरीके से एनालिसिस कर देता है, और आत्मनिष्ठ तरीके से एनालिसिस करने के कारण जो रिजल्ट है वो इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड होने से हम जिसका मेजरमेंट कर रहे थे, जो आंसर हम प्राप्त करना चाह रहे थे, वो हमको प्राप्त नहीं होता है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जो है वो सामान्य जो व्यक्ति होते हैं, नॉर्मल पर्सन होते हैं, उनकी अपेक्षा ये एबनॉर्मल पर्सन का मेजरमेंट काफ़ी अच्छे से करता है। लेकिन मेजरमेंट करने के लिए फिर वही बात आएगी कि हमें एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। एक्सपर्ट पर्सन है तो वो आसानी से मेज़र कर सकता है। इसकी यही शर्त ही है, वो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की यही शर्त है कि इसको यूज़ करने वाला या एडमिनिस्ट्रेट करने वाला जो पर्सन है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है या साइकेट्रिक पर्सन है, वो काफ़ी एक्सपर्ट हो। अगर वो एक्सपर्ट है तब तो आपका जो रिज़ल्ट आउट होगा, जो पर्सनालिटी का मेजरमेंट होगा, वो काफ़ी सही होगा और रिज़ल्ट भी उसका जो है वैलिड होगा और रियल वेल होगा। बट अगर पर्सन एक्सपर्ट नहीं है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट नहीं है, तो वैसी कंडीशन में जो हमारा रिज़ल्ट आएगा वो वैलिड होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। और यही इसकी प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की रियलेबिलिटी और वैलिडिटी की सबसे मूल प्रॉब्लम भी है। यानी मैं यहाँ बात कर रही हूँ प्रॉब्लम ऑफ रियलेबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो यहाँ प्रॉब्लम ऑफ रियलेबिलिटी एंड वैलिडिटी प्रोजेक्टिव टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम्स है, सबसे पहली प्रॉब्लम कि जो एबनॉर्मल पर्सन होते हैं, जो एबनॉर्मल पर्सन है या जो क्रिमिनल हैं, तो वो जो क्रिमिनल है या एबनॉर्मल पर्सन है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को या साइकेट्रिक को सपोर्ट नहीं करते, या जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो उन्हें फॉलो नहीं करते। तो जो इंस्ट्रक्शन उन्हें दिया जा रहा है जब वो उन्हें फॉलो नहीं करते हैं, तो वैसी कंडीशन में उनका जो पर्सनालिटी है उसका मेजरमेंट सही ढंग से नहीं किया जा सकता। इसलिए पर्सन का सपोर्ट करना ज़रूरी है, सहयोग करना ज़रूरी है। तो यहाँ जो एबनॉर्मल पर्सन है और जो क्रिमिनल्स हैं वो कॉपरेट नहीं करते। कॉपरेट न करने के कारण जो आपका प्रयोग करता है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, जिससे कि हमारी रियलिबिलिटी और वैलिडिटी प्रभावित होती है। दूसरी यहाँ समस्या है, जो वैसे प्रयोज्य हैं, जो वैसे सब्जेक्ट हैं जिनकी जो संवेगात्मक स्थिति है उसमें बराबर उतार चढ़ाव की स्थिति है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो हमारे एक जैसे होंगे नहीं, कुछ सब्जेक्ट अलग होंगे, कुछ सब्जेक्ट अलग होंगे। तो यहाँ कुछ सब्जेक्ट ऐसे जो हैं जिनमें संवेगात्मक स्थिति है उसमें लगातार उतार चढ़ाव की स्थिति है, तो उनकी अनुक्रियाएं जो होती हैं, जो उनके रिस्पॉन्स होते हैं, उसमें भिन्नता आने लगती है। उनकी अनुक्रियाओं में ये जो भिन्नता आती है, इसके कारण भी प्रोजेक्टिव टेस्ट की जो आपकी विश्वसनीयता और वैधता है वो भी प्रभावित हो जाती है। और ये सबसे बड़ी समस्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि या तो पर्सन कॉपरेट नहीं कर रहा है या उसके जो इमोशंस हैं उसमें काफ़ी अप डाउन की स्थिति लगी हुई है, उतार चढ़ाव की स्थिति लगी हुई है। तो इससे उसका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है बार बार, जैसे जैसे मूड चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसका रिस्पॉन्स चेंज हो रहा है। तो रिस्पॉन्स चेंज होने की वजह से रियलिबिलिटी वैलिडिटी जाहिर सी बात है कि प्रभावित होगी। अगर मैं बात करूँ, थर्ड स्टेप में जाते हैं, तो यहाँ पर प्रोजेक्टिव टेस्ट टेक्निक्स में जो प्रशासन की जो उपस्थिति होती है, जब हम टेस्ट के सामने पर्सन के सामने टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं, उस कंडीशन में जैसे टीएटी हो गया, रोसा इंक ब्लड टेस्ट हो गया, तो ऐसे टेस्ट काफ़ी लंबे होते हैं।
टीएटी में अब 31 कार्ड्स है, कब मिनिमम आप 10 कार्ड्स यूज़ करोगे, तो 10 कार्ड्स में भी 5 कार्ड यूज़ करोगे तब तो आप उसे ब्रेक करोगे। तो यहाँ जो 2 सत्र में ये पूरा किया जा रहा है, तब भी वो 5 कार्ड पे अपनी रिस्पांस देगा। या रोस्टाइंग ब्लॉट टेस्ट है, 10 कार्ड है, उसमें भी आपको वो 10 कार्ड पे रिस्पांस देगा। तो ये टेस्ट काफ़ी लंबा हो जाता है। टेस्ट काफ़ी लंबा होने के कारण जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लंबा हो जाता है, काफ़ी देर तक जो सब्जेक्ट है उसको रहना पड़ता है, तो इससे सब्जेक्ट में उबन आने लगती है, सब्जेक्ट में उबन आने लगती है, तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने लगता है, उब जाता है तो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने लगता है। तो जो उसके रिस्पॉन्स होते हैं वो एक जैसे नहीं हो पाती, यानी हम जिसका मेजरमेंट वास्तव में करना चाह रहे थे वो हमको मेजरमेंट नहीं करने दे रहा है, क्योंकि उबन की स्थिति में वो बस फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहा है, तो उसकी अनुक्रियाएं भी आपकी पूर्ण रूप से समान नहीं रह पाएंगी। जिससे जैसे उसने पहले कार्ड के प्रति जैसा रिस्पांस दिया, दूसरे कार्ड के प्रति जैसा रिस्पांस दिया, वैसा रिस्पांस उसका 4th या 5th या 6th कार्ड के प्रति नहीं है। उस कंडीशन में जो ये प्रोजेक्टिव टेस्ट है उसकी विश्वसनीयता जो है वो कम होने लगती है, क्योंकि उबन की स्थिति में या थकान की स्थिति में व्यक्ति का जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डैमेज हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की, तो इसमें जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, तो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हम उसकी स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग और उसकी एनालिसिस सबसे कठिन काम वही है, क्योंकि जो स्कोरिंग है और एनालिसिस करना है उसकी स्कोरिंग की, तो यहाँ आत्मनिष्ठता आ जाती है। आत्मनिष्ठता का मतलब है कि रोसा इंक ब्लॉट टेस्ट जैसे है, टीएटी का थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट है, इसके जो रिजल्ट होते हैं वो काफ़ी गलत आने लगते हैं, इसकी रियलिटी वैलिडिटी काफ़ी प्रभावित होती है। कारण क्योंकि इसके लिए आरडी टेस्ट के लिए या टीएटी टेस्ट के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। कभी कभी एक्सपर्ट के बीच में भी मतभेद हो जाता है, पर्सन ने एक ही उत्तर दिया है, एक ही उत्तर देने के बाद भी दो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट के जो एनालिसिस है उसका आंसर अलग अलग आ रहा है, उसका निष्कर्ष अलग अलग आ रहा है। तो अलग अलग निष्कर्ष होने के कारण हम पर्सन की पर्सनालिटी का कंप्लीट मेजरमेंट नहीं कर पाते, यहाँ भी उसकी रियलिबिलिटी और वैलिडिटी प्रभावित हो जाती है।